वे काली नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ, ये सही जगह है। यहाँ पर मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। विक्रम ने अचानक आदित्य को नदी में धकेल दिया और बोला, ये तुमने क्या किया मित्र? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। बरसों से तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। हमने तुम्हें भिक्षा दी, तब तुम्हारा पेट भरा, और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। ये बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वो मैं हूँ। अब तुम मर जाओगे और तुम्हारा सारा धन मेरा होगा। आदित्य बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। आदित्य का ऐसा हाल देखकर विक्रम बहुत ज्यादा खुश होता है। एक जमाने की बात है, मिर्जानगर नाम का एक खूबसूरत गांव था। वहीं पर आदित्य अपनी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से आदित्य मेहनत करके अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। आदित्य हर रोज पास के घने जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के कल्याणपुर बाजार में बेचने जाता था, जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगा। बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी लौट कर आना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर आदित्य अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगी। अरे, ये क्या, इतनी तेज बारिश और हवा! अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ कि वापस लौटकर नहीं जा सकता, और अब तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी। हे ईश्वर, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बारिश के कारण उसके सामने एक नन्ही सी घायल मैना आकर गिरती है। अरे, कोई मेरी मदद करो। बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे भी घोंसले में ही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आदित्य ने बिना सोचे समझे मैना को उठाया, उसे सहलाया और उसे छिपा लिया ताकि वो बारिश और हवा से सुरक्षित रहे। उधर आदित्य के घर में उसकी माँ सरस्वती देवी परेशान थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वो भीग रहा है। न जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा। वो जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना भगवान। आदित्य के घर के बगल में ही उसका दोस्त विक्रम अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। विक्रम बहुत ही ज्यादा लालची और षड्यंत्रकारी स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि आदित्य 2 दिन से घर नहीं लौटा है, तब वो काफी ज्यादा खुश था। सुना है आदित्य 2 दिन से घर नहीं लौटा है। अब उसकी खेत और जमीनों पर मैं आराम से अपना अधिकार कर सकूंगा। ये तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। ऐसा करना उचित नहीं होता है। वे बेचारे पहले से गरीब हैं और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। ये पाप है। अरे, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। वैसे भी आदित्य की माँ बेसहारा हो जाएगी तो उसे कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए। इस तरह विक्रम की नजर हमेशा से ही आदित्य की जमीन और उसके घर पे थी। वो कैसे भी करके आदित्य की चीजों पर अपना अधिकार चाहता था। उधर आदित्य के न आने के कारण उसकी माँ सरस्वती देवी बहुत परेशान थी। 2 दिन हो गए, बारिश खत्म होने के बाद भी आदित्य घर नहीं लौटा। गांव में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। कोई जाए जो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाए।
सरस्वती देवी उसके दोस्त विक्रम के घर पहुंचती है। देखो वो बूढ़ी आ रही है, घर का सारा सामान छुपा दो। उसकी तो मांगने की आदत है, कहीं वो हमसे कुछ उधार न मांगने लग जाए। ए जी देखो, वे बेचारे गरीब हैं। हमारे पास तो इतना सब कुछ है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम चुप रहो, तुम्हें बहुत मदद करने का शौक है तो उनके घर ही रहने के लिए चली जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या है। जल्दी से अनाज छुपा दो। विक्रम और रेखा मिलकर घर का सारा सामान छुपा लेते हैं, इस डर से कि कहीं सरस्वती देवी उनसे कुछ मांग ना ले। बेटा विक्रम, जरा बाहर आओ। अरे माता जी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और आदित्य कहाँ है? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सहायता करो बेटा। अगर तुम आदित्य के सच्चे मित्र हो तो तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। ये बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर रहिए। आखिर मैं आदित्य का दोस्त हूं तो आपका भी बेटा हुआ ना। आप निश्चिंत होकर मेरे घर पर रहिए, मैं अभी जाकर आदित्य को ढूंढ लाता हूं। अरे, इन्हें क्या हो गया? अभी तक तो ये आदित्य की माँ की मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक इन्हें अपने घर पर रखना चाहते हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। सरस्वती देवी विक्रम के घर पर रहने लगती हैं। विक्रम जंगल की ओर निकलता है और आदित्य को ढूंढने लगता है। आज बहुत अच्छा मौका है, इस आदित्य को घर नहीं पहुंचने दूंगा। यहीं पर मार दूंगा और वहां जाकर कह दूंगा कि बारिश के कारण आदित्य मर गया, और फिर उसके घर पर मेरा कब्जा होगा। आदित्य ने मैना से कहा, अब बारिश बंद हो गई है। मैना रानी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। मैना रानी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगली बार इसका इंतजार करना होगा। अभी मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैना आदित्य को कुछ बातें बताती है, जिसे सुनकर आदित्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुमने मुझे जो बात बताई है, अगर वो सच है तो सचमुच इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ मैना। आदित्य जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। वो अगली बारिश का इंतजार करने लगता है। न जाने घर पर माँ का क्या हाल होगा। आखिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें हम दोनों की ही भलाई है। इस उम्र में माँ को भी बहुत आराम की जरूरत है। उधर विक्रम कई दिनों के बाद जंगल में आदित्य को खोजते हुए उस तक पहुंच जाता है। अरे आदित्य, तुम यहाँ जंगल में रह रहे हो। तुम्हारी माँ न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं भाई, मैं यहाँ सुख चैन से नहीं हूँ। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से रुका हुआ हूँ। माँ कैसी है? वो ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में गांव में कैसी कैसी बातें फैला रखी हैं। उन्होंने तो तुम्हें पूरी तरह से निकम्मा घोषित कर दिया है, जो अपनी माँ को अकेला छोड़कर भाग गया। नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत समझदार हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्द लौट आऊंगा, तब उन्होंने भी मेरी प्रतीक्षा का वादा किया था। कुछ भी कहो भाई, लेकिन तुम्हारी माँ गांव में घूम घूम कर सबसे कहती है कि आदित्य को माँ की सेवा ना करनी पड़ी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया है। विक्रम भाई, मेरा एक काम करो। मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर देता हूं, इसे माँ तक पहुंचा देना, ताकि माँ को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में सुरक्षित हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से रुका हुआ हूं। मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बता सकता। अभी तो तुम चिट्ठी लेकर माँ के पास जाओ। तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते तो मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह देखो, यह जादुई बीज है जो मुझे मैना ने दिए हैं। मैं तो अगली बारिश की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
अगली बार जब बारिश होगी और जब मैं इन बीजों को जमीन में लगा दूंगा, तब ऐसे पौधे उगेंगे जो कभी बारिश में भीगते नहीं हैं। ये हर मौसम में फल देंगे। क्या सचमुच? तुम्हें इन बीजों के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पास ये जादुई बीज कहां से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें याद है, उस दिन बारिश हुई थी और मैं बारिश में फंस गया था। तब एक मैना मेरे पैरों में आ गिरी। जब मैंने उसकी मदद की, तब उसने मुझे ये जादुई बीज दिए। सचमुच तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इन जादुई बीजों का बहुत महत्व है। ये तो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैना ने कहा है कि इन जादुई बीजों को बारिश के दिन जमीन में लगाने से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं और वो पौधे बारिश में भीगते नहीं हैं। उनमें बहुत सारे फल और फूल भी लगते हैं और वो भी हर मौसम में। अब मैं इन फलों और फूलों का व्यापार करूंगा और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे शहर में अपना बड़ा व्यापार फैलाने का विश्वास है। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। केवल एक मैना की मदद करने से तुम इतना धनवान हो जाओगे और मैं गरीब रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये बीज मेरे होने चाहिए। और माँ को समझा देना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। विक्रम और आदित्य दोनों कुटिया में छिप जाते हैं। इसी बीच विक्रम के दिमाग में एक योजना आती है। आदित्य को पास की काली नदी के किनारे ले जाकर उसमें धकेल दूं और ये बीज उससे ले लूं तो जादुई पेड़ का सारा लाभ मुझे मिल जाएगा। तब मैं भी अमीर बन जाऊंगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम यहीं ठहरो, मैं ये जादुई बीज जमीन में लगा कर आता हूँ। ये तो बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। 2 लोग साथ रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। इस तरह विक्रम अपनी बातों में आदित्य को फंसा लेता है। वे काली नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ, ये सही जगह है। यहाँ पर मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। विक्रम ने अचानक आदित्य को नदी में धकेल दिया और बोला, ये तुमने क्या किया मित्र? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। बरसों से तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। हमने तुम्हें भिक्षा दी, तब तुम्हारा पेट भरा और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। ये बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वो मैं हूँ। अब तुम मर जाओगे और तुम्हारा सारा धन मेरा होगा। आदित्य बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। आदित्य का ऐसा हाल देखकर विक्रम बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जल्दी से इन बीजों को लेकर अपने गांव चलता हूँ। अब ये जादुई पेड़ तो मेरे घर के आंगन में ही उगेंगे। विक्रम जैसे ही बीज लेने लगता है, वहां पर एक बड़ा भयानक शेर आता है। शेर को देखते ही विक्रम डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। बीज वहीं गिर जाते हैं। शेर ने उसे देखा और गुर्राता हुआ जंगल में चला गया। अगले दिन महाराज चंद्रभानु अपने मंत्री वीरभद्र और कुछ सैनिकों के साथ नगर में प्रजाजनों से उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। उन्होंने मिर्जा नगर के पास की नदी का भी निरीक्षण करने का फैसला किया, क्योंकि पिछली बारिश में काफी नुकसान हुआ था। मंत्री वीरभद्र, जो कुछ भी नुकसान हुआ है हमारी प्रजा का, उनकी मदद की जाए। जी महाराज, और नदी के पास के गांवों में भी जाएंगे। वे काली नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बहुत प्यास लगी है, मंत्री वीरभद्र, जल की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, सामने ही वो नदी दिखाई दे रही है। मैं अभी उससे जल भर कर लाता हूँ। मंत्री जैसे ही नदी के किनारे जल भरने जाता है, वो देखता है कि कोई लड़का बेहोशी की हालत में पानी में तैर रहा है। सैनिकों, जल्दी आओ और इस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालो। लगता है ये अभी जीवित है। सैनिकों की मदद से उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला जाता है। ये आदित्य था। लगता है बारिश के कारण इसका पैर नदी में फिसल गया था और इस कारण से इसकी यह दशा हुई है। इसे तुरंत महल ले चलो। हाँ महाराज, हमें इसे महल लेकर चलना चाहिए।
इसे उचित इलाज की आवश्यकता है। इस प्रकार महाराज और मंत्री आदित्य को लेकर महल आते हैं। वहां पर आदित्य का इलाज किया जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके कारण मेरी जान बच पाई है। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, तुम नदी में कैसे गिर गए? क्या बारिश के कारण ऐसा हुआ? महाराज, ये एक दोस्त की धोखेबाजी की कहानी है। उससे ये देखा नहीं गया कि मैं जीवन में कहीं उससे आगे न निकल जाऊं। इस कारण उसने मुझे नदी में धकेल दिया। कौन है वह दुष्ट जिसने तुम्हें धोखा दिया? हमें बताओ, हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, अब तो मैं उस धोखेबाज दोस्त के सामने तभी जाऊंगा जब मैं कुछ काम करके धनवान बन जाऊंगा, ताकि उस मित्र को भी यह एहसास हो जाए कि बुराई अधिक दिनों तक नहीं टिकती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। महाराज चंद्रभानु आदित्य की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य को अपने शाही बगीचे में माली का काम दे दिया। साथ ही महल के कामकाज में भी सहायता करने को कहा। एक दिन महाराज के बगीचे में उड़ती हुई वही मैना जाकर डाल पर बैठती है जिसकी मदद आदित्य ने की थी। अरे आदित्य, तुम यहाँ? तुम महाराज के दरबार में कैसे पहुँचे? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उसका तुमने क्या किया? प्यारी मैना, वो बीज तो मैंने खो दिए। दरअसल जब मैं बारिश के दिनों में उस बीज को जमीन में लगा रहा था, तभी मेरे एक धोखेबाज मित्र ने मुझे धोखा दिया और नदी में धकेल दिया। उसके बाद तब से मैं यहीं पर हूँ। क्या? वो बीज बहुत कीमती थे। तुम्हें उन्हें इस प्रकार नहीं खोना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे दूंगी जिसे तुम महाराज के बाग में लगा देना। महाराज तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन इस बार उन्हें और भी सावधानी से रख। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तब महाराज इसे देखकर बहुत खुश होंगे और तब मैं उनसे अपने व्यापार के लिए धन मांग लूंगा। मेरा सपना पूरा होगा। आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। शाही वैद्य भी कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अभी तो आप में बहुत ताकत है महाराज। अभी आपको बहुत दिनों तक यहाँ का राजा बनना है। हमें किसी और उपचार के बारे में सोचना होगा। तभी आदित्य वहां पर आता है और उसके हाथ में कुछ अनोखे चमकदार फल होते हैं जो जादुई बीज के पेड़ों से प्राप्त किए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। ये मीठे और औषधीय फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। लाओ आदित्य, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर और दुर्लभ दिख रहे हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूँ। फल खाते ही महाराज ने प्रसन्नता से कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई है। यह जादुई फल तुमने कहां से प्राप्त किए? हमें वह जगह दिखाओ। आदित्य महाराज को बगीचे में लेकर जाता है और उन्हें जादुई बीज के बारे में सारी बात बताता है कि कैसे मैना ने उसकी मदद की। यह फल तो तुम्हारी दयालुता और सच्चाई का परिणाम है। सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा दयालु और ईमानदार व्यक्ति हो। ऐसे चमत्कारिक फल मैंने कभी नहीं देखे। महाराज, दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसे मीठे, जादुई और औषधीय फलों को खाकर सभी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं इन फलों को सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि कोई भी बीमार न पड़े। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मंत्री वीरभद्र, आदित्य को व्यापार के लिए जितने भी धन की आवश्यकता है इन्हें दे दी जाए और एक शाही फरमान जारी करो कि इन फलों को राज्य के हर कोने में पहुंचाया जाए। इस प्रकार महाराज की मदद से आदित्य जादुई फलों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसने एक बड़ा गोदाम और आदित्य फल केंद्र नाम की एक दुकान खोली। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया और उसने कई गरीब लोगों को रोजगार भी दिया। उधर विक्रम घायल अवस्था में जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रेखा उसे देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आपका ये हाल किसने किया? अरे मत पूछो, जिंदा बचकर आ गया हूँ, यही बड़ी बात है।
वो आदित्य मरते मरते भी मेरी जान लेने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से मैं बच गया। जंगल में एक शेर भी आ गया था। क्या कह रहे हैं? आदित्य भैया मर गए? हाँ, मर गया, नदी में फिसलकर। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं भी गिर गया और मुझे ये चोटें आई। लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे कितने सवाल पूछेगी, जिंदा बचकर आ गया हूँ, संतोष नहीं है तुम्हें? बीज वहीं गिर गए, शेर के डर से मैं भाग गया। इस प्रकार आदित्य की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। विक्रम ने गांव में ये बात फैला दी कि उसने आदित्य को बचाने की कोशिश में खुद को घायल कर लिया। हाँ भाई, बारिश के कहर ने आदित्य की जान ले ली। विक्रम ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया था। देखो उसे कितनी चोटें आई हैं। तुम्हारी चोट देख के लगता है कि तुमने आदित्य को बचाने का पूरा प्रयास किया था। तुम्हारे जैसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो उसकी माँ सरस्वती देवी का ध्यान भी मुझे ही रखना है, बेचारी अकेली रह गई हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर आदित्य की माता का ध्यान तो किसी को रखना ही पड़ेगा। सरस्वती देवी चुपके से ये सब बातें सुन रही होती है। अरे मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये पापी झूठ बोल रहा होगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। ए बुढ़िया, एक हफ्ते से तू हमारे घर पर भोजन कर रही है, आखिर तुझे मुफ्त में थोड़ी खिलाएंगे? आज से तुम्हारे घर पर हमारा अधिकार है और तुम्हारे खेतों पर भी अब से हमारे हल चलेंगे। आदित्य मर चुका है, अब तुम्हारा कोई नहीं। अरे पापी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपने बेटे के समान समझती थी। अगर आज मेरा बेटा जीवित होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। बारिश मेरे बेटे को निगल गई। मैं लाचार हो गई हूँ, लेकिन मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगी और तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। सरस्वती देवी गांव के सरपंच रामदयाल के पास जाती है और पंचायत लगाई जाती है। सरपंच जी, विक्रम ने मेरे घर और मेरे खेत पर अपना अधिकार कर लिया है। ये मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। सरपंच जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। आदित्य जब जंगल की तरफ गया था तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर और खेत का ध्यान रखूं। आप ही बताइए भला, इस उम्र में माँ जी कहाँ खेती करने जाएंगी? मैं तो बस उनकी सेवा कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर आदित्य की माता का ध्यान तो किसी को रखना ही पड़ेगा। आखिरकार सरस्वती देवी पंचायत में हार जाती है और उसे अपना घर और खेत विक्रम के अधिकार में देना पड़ता है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसका बेटा लौट आए। एक दिन विक्रम अपने खेतों में काम कर रहा था और सोच रहा था, आदित्य को तो मैंने मरा हुआ सिद्ध कर दिया है, लेकिन अगर किसी दिन वो अचानक लौट आए तो जरूर समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे सावधान रहना होगा। तभी एक रथ गांव में प्रवेश करता है और उसमें से आदित्य उतरता है और उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। उसे देखकर गांव के लोग और विक्रम चौंक जाते हैं। अरे आदित्य, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो... विक्रम ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। बारिश के कारण तुम नदी में डूब गए। सरस्वती देवी भी वहां आ जाती है और अपने बेटे को देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बेटा, तुम जीवित हो। मैंने तो सुना था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम कहाँ थे बेटा? मुझे तो लगा था कि बारिश ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखकर मेरे मन को शांति मिली। मेरा विश्वास सही था। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। हमारी गरीबी दूर हो चुकी है। तुम्हारे न रहने पर विक्रम ने मुझे बहुत परेशान किया। घर और जमीन सब कुछ छीन लिया। अब हमारा समय आ चुका है। हम इससे अपना सब कुछ वापस लेंगे। हाँ माँ, मित्र के रूप में ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने जो मेरे साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। बेटा आदित्य, विक्रम ने ऐसा क्या किया था तुम्हारे साथ?
हाँ सरपंच जी, विक्रम ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन भाग्य से मैं बच गया और महाराज की कृपा से मैं आज यहाँ हूँ। उसने मुझे काली नदी में धकेल दिया था। क्या ये सच कह रहा है? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुमने अपने ही दोस्त के प्राण लेने की कोशिश की है। हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। अब तो हम तुम्हें महाराज के पास लेकर जाएंगे। विक्रम को सरपंच और गांव के अन्य लोग महाराज चंद्रभानु के पास लेकर जाते हैं। सरपंच महाराज को पूरी बात बताते हैं। हाँ, एक मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता। विक्रम ने जो किया है उसके बाद कोई भी मित्र अपने मित्र पर विश्वास नहीं करेगा। इसने आदित्य जैसे भले इंसान के लिए बुरा सोचा। विक्रम को दंड के रूप में कारावास भेज दिया जाए। आदित्य को उसका घर और उसकी जमीन सब कुछ वापस कर दिया जाए। साथ ही विक्रम की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए और उसे राज्य के गरीबों में बांट दिया जाए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। सरपंच जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। एक अवसर दे दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। पहले विक्रम ने आदित्य के घर पर अपना अधिकार किया और फिर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस कारण उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो इसे बहुत कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। विक्रम को दंड के रूप में कारावास भेज दिया जाए, जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। सैनिक, इसे तुरंत ले जाओ। देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसने ही मेरे बेटे को मुझसे दूर किया था। अब इस बारिश से डरने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि इस बारिश के कहर ने ही हमारा भाग्य बदल दिया। इसी बारिश के कारण मैं पीड़ित लोगों की मदद भी करूंगा। अब हमारे पास जादुई फलों का व्यापार है, जो हमें और दूसरों को खुशहाली देगा। हाँ बेटा, हमारे दिन अवश्य बदल जाएंगे, लेकिन हमें अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यापार से तुम्हारे पास जितना भी धन है, उससे गरीबों की छत बनवा देना, ताकि वो हमारी तरह बारिश में परेशान न हो। और हाँ, मैना को भी मत भूलना, उसने ही तो तुम्हें ये सब दिया। इस प्रकार आदित्य अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।